फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं IC 38 कॉमन सेक्शन का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है क्लेम प्रोसेसिंग। तो देखिए बच्चों, जैसे कि इस चैप्टर में शब्द आया है क्लेम, तो क्लेम को हिंदी में कहा जाता है दावा। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की जो असली परीक्षा है ना, वो क्लेम के समय ही होती है, क्योंकि पता चलता है कि जो कंपनी है वो कितने ज़्यादा क्लेम्स जो हैं वो सेटल कर सकती हैं। तो इस चैप्टर में जो हम सबसे पहला टॉपिक करेंगे वो है लॉस असेसमेंट एंड क्लेम सेटलमेंट। तो देखिए, जो लॉस असेसमेंट है इसे हम हिंदी में कहते हैं नुकसान का आंकलन करना, मीन्स जानना कि कितना नुकसान हुआ है। और क्लेम सेटलमेंट का मतलब है दावे का निपटान करना, मीन्स दावे को सेटल कर दिया जाए। देखिए, जो सबसे पहले बात है वो है लॉस असेसमेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये जाना जाता है कि जो नुकसान है वो क्या इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर आता है, मीन्स इंश्योरेंस पॉलिसी ने उस पर्टिकुलर नुकसान को कवरेज दी है या फिर नहीं दी है। दूसरी बात इसमें ये चेक की जाती है कि जो पॉलिसी है उसमें जो टर्म्स कंडीशंस वारंटी वगैरह है, क्या उनका उल्लंघन तो नहीं किया गया है। तो ये सारी चीज़ें ना लॉस असेसमेंट प्रोसेस में जानी जाती हैं। तो इसके लिए जो कंपनी है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो है जिससे कि इंश्योरेंस करवाई गई है, वो एक पर्टिकुलर टाइम लेते हैं जिसमें वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जानते हैं। उस टाइम को ना टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसे TAT कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म आपको कई बार क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। तो बच्चों, ये जो टर्न अराउंड टाइम हुआ, ये वो टाइम हुआ जिसमें इंश्योरेंस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चेक करते हैं कि जो लॉस हुआ है वो जेन्युइन है नहीं है, ऑटमोस्ट गुड फेथ को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। मतलब लॉस के बारे में पूरी जानकारी जो है वो इकट्ठा करते हैं। किस टाइम में? टर्न अराउंड टाइम में। अब बात करते हैं कि वो क्या क्या जानते हैं इस टर्न अराउंड टाइम में। देखिए, टर्न अराउंड टाइम में ना 4-5 बेसिक चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है। सबसे पहले तो ये चेक किया जाता है कि जो कंडीशंस पॉलिसी में दी गई थी, टर्म्स और कंडीशंस और वारंटी वगैरह दी गई थी, क्या उनका उल्लंघन तो नहीं किया गया है, मतलब उनकी ब्रीचिंग तो नहीं की गई है। फिर ऑटमोस्ट गुड फेथ को फॉलो किया गया है या फिर नहीं किया गया है। फिर ये चेक किया जाता है कि जो लॉस हुआ है क्या वो पॉलिसी के स्कोप के अंडर है, मींस विद इन द स्कोप ऑफ पॉलिसी वो लॉस आ रहा है या नहीं आ रहा है। और फिर ये भी चेक किया जाता है कि जो लॉस दिखाया गया है क्या वो कोई फ्रॉड वे में तो नहीं है, है ना। इन सभी बातों से जो है लॉस असेसमेंट की जाती है। लॉस असेसमेंट करने के बाद ही जो है क्लेम की प्रोसेसिंग आगे की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्लेम की। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहले क्लेम है वो है स्टैंडर्ड क्लेम। अब जो स्टैंडर्ड क्लेम्स होते हैं ना, ये ऐसे क्लेम्स हैं जिनमें पॉलिसी की टर्म्स और कंडीशंस जो हैं वो क्लियर हैं, और कोई भी जो कंडीशंस हैं या फिर वारंटी है उनकी ब्रीचिंग नहीं की गई है। मींस सारी कंडीशंस जो हैं वो क्लियर हैं और जो कंपनी है वो विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है क्लेम दे देती है। तो ऐसे क्लेम्स को स्टैंडर्ड क्लेम्स कहा जाता है। फिर एक दूसरी कैटेगरी आ जाती है जिसे कि नॉन स्टैंडर्ड क्लेम कहते हैं। अब नॉन स्टैंडर्ड क्लेम ना ऐसे क्लेम्स होते हैं जहां पर इंश्योर्ड ने जो कंडीशंस और वारंटी वगैरह है ना उनमें ब्रीचिंग की होती है। मींस जो टर्म्स और कंडीशंस वगैरह हैं उनमें उसने ना नियमों का पालन जो है वो नहीं किया होता है। तो ऐसे क्लेम्स को ना नॉन स्टैंडर्ड क्लेम्स कहते हैं। इनमें क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ज़्यादा मींस सर्वे करती है, बहुत सारी कंडीशंस को फिर इधर उधर किया जाता है। तो मतलब ये जो क्लेम्स होते हैं ना इनको मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जबकि जो हमने अभी बात की स्टैंडर्ड क्लेम्स की, ये विद इन द टाइम जो IRDAI के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से 30 डेज का टाइम होता है, उसमें स्टैंडर्ड क्लेम्स तो पे कर दिए जाते हैं, पर नॉन स्टैंडर्ड टाइम्स को पेमेंट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, नियमों का पालन प्रॉपरली नहीं किया गया है। फिर नेक्स्ट एक कैटेगरी आ जाती है जिसे एक्ट ऑफ गॉड पेरिल या फिर कैटास्ट्रॉफिक लॉसेस कहा जाता है। देखिए, ये ऐसे लॉसेस आ जाते हैं या ये इस प्रकार के क्लेम होते हैं
जहाँ पर जो नुकसान है ना वो नेचर की तरफ से किया गया होता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि कोई तूफान आ गया, कोई साइक्लोन हो गया, बाढ़ आ गई या फिर अर्थक्वेक हो गया, मीन्स जहाँ पर नेचर की तरफ से नुकसान हुआ है, तो ऐसे केसेस में कंपनी के सर्वेयर्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी उस लोकेशन पे जहाँ पे नुकसान हुआ है वहाँ पर पहुँचते हैं, सारे नुकसान का वो एक थॉरो सर्वे करते हैं और उसके हिसाब से फिर लॉस असेसमेंट की जाती है ताकि क्लेम को आगे प्रोसेस किया जा सके। फिर आपने एक और बात जो है इससे रिलेटेड याद रखनी है जिसे हम कहते हैं सैल्वेज। देखिए सैल्वेज का मतलब क्या होता है? सैल्वेज जनरली डैमेज्ड प्रॉपर्टी को कहा जाता है। जब कंपनी लॉस की पेमेंट कर देती है ना इंश्योर्ड को, उसके बाद जो सैल्वेज है वो बिलोंग करता है कंपनी को ही। मींस जब लॉस की पेमेंट हो गई, उसके बाद जो वो बचा हुआ भंगार ही रह गया है ना, जो सामान, वो जो है सैल्वेज जो है ना, उस पर इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरर का ही कब्जा होगा। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, वो है डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द क्लेम्स। मींस जब ये क्लेम्स मिलते हैं तो उनमें क्या है कि डिस्प्यूट के भी चांसेस रहते हैं। डिस्प्यूट का मतलब है कि इंश्योरर और इंश्योर्ड ये सेटिस्फाई नहीं है, तो उसके कई कारण हो जाते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? कि पेमेंट मिलने में देरी हो रही है, या फिर पेमेंट दी ही नहीं गई है क्लेम की, या फिर क्लेम जो एडमिट किया गया है वो लेसर अमाउंट के लिए किया गया। मतलब इंश्योरर तो कह रहा है कि मैं कम दूंगा, पर इंश्योर्ड ने जो दावा किया है, क्लेम किया है, वो ज़्यादा अमाउंट के लिए किया है ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में डिससेटिस्फैक्शन या फिर डिस्प्यूट हो जाती है। तो ऐसे जो केसेस हैं, मतलब जब क्लेम्स में डिस्प्यूट हो रही है, कोई डिससेटिस्फैक्शन है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, फिर ऐसे केसेस जो हैं वो जाते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल के पास। तो देखिए इंश्योरेंस के लिए जो है ओम्बड्समैन की स्थापना भी की गई है और ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी सेटअप है, जहां पर जाके इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में जो क्लेम से रिलेटेड डिस्प्यूट है उसे सॉल्व किया जा सकता है। और बच्चों एक और शब्द एंड में आप याद रखेंगे जिसे कि आर्बिट्रेशन कहते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जिससे कि ये जो हमने अभी डिस्प्यूट की बात की ना, जो इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम के वक्त जो डिस्प्यूट है, तो आर्बिट्रेशन एक ऐसा मेथड है जिससे कि ये जो इंश्योरेंस में डिस्प्यूट अराइज हो गई है क्लेम के टाइम पे या किसी और टाइम पे, तो आर्बिट्रेशन मेथड से उसे सॉल्व किया जा सकता है। आर्बिट्रेशन जो है ना, ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 के हिसाब से किया जाता है। इसमें क्या है कि एक आर्बिट्रेटर जो है उसको फिक्स कर दिया जाता है, जो कि दोनों पार्टीज के द्वारा चूज किया जाता है, जो कि दोनों के ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है और इजीली जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर दिया जाता है। चलिए अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिसके साथ आपके जो और कंसेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, नॉन स्टैंडर्ड क्लेम्स मींस। आपको बताना है कि नॉन स्टैंडर्ड क्लेम का मतलब क्या होता है। देखिए ऑप्शंस दी गई हैं। एक्सीडेंट ड्यू टू यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड मशीन, मींस नॉन स्टैंडर्ड मशीन का यूज कर रहे थे, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। क्लेम्स इंटीमेटेड आफ्टर लॉन्ग टाइम, मींस क्लेम जो है वो बहुत लंबे समय के बाद इंटीमेट किया गया है कंपनी को। ऑप्शन सी कह रही है वेयर द इंश्योर्ड मे हैव कमिटेड अ ब्रीच ऑफ कंडीशंस और वारंटी, मींस जो इंश्योर्ड व्यक्ति था, बीमित व्यक्ति था, उसने कंडीशन और वारंटी का में जो नियम थे उनका उल्लंघन किया है। और ऑप्शन डी कह रही है एक्ट ऑफ गॉड पेरिल्स। तो देखिए जो नॉन स्टैंडर्ड क्लेम है ना, उसका मतलब है जहां पर जो इंश्योर्ड व्यक्ति है उसने पॉलिसी के नियमों का पालन नहीं किया है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेम्स इन्वॉल्विंग थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज आर असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई क्लेम है जिसमें कि थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज को भी असेस किया गया है, तो उसकी असेसमेंट किसके बेस पर होगी। तो ऑप्शंस हैं सर्वे रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट,
एक्चुअल परचेज बिल और डेक्लरेशन ऑफ ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो देखिए ऐसा क्लेम जिसमें कि थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज भी इन्वॉल्व है, तो उसकी जो असेसमेंट है ना वो की जाती है सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड नॉट बी कैटेगराइज्ड अंडर प्रोफेशनल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई है ना, इनमें से ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो कि एक प्रोफेशनल सेटलमेंट ऑफ क्लेम के अंडर नहीं आती है। तो ऑप्शंस हैं सीकिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉज ऑफ द लॉस। तो पहली ऑप्शन का मतलब है कि जो लॉस का कॉज है, लॉस का जो कारण है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये कह रही है अप्रोचिंग द क्लेम विद प्रिजुडाइज, मीन्स बदले की भावना से क्लेम को लेना या अप्रोच करना। नेक्स्ट है ascertaining whether the loss was a result of an insured peril, ये चेक करना कि जो लॉस है, जो नुकसान है, क्या वो इंश्योर्ड के जोखिम की वजह से हुआ है। और लास्ट ऑप्शन में है क्वांटिफाइंग द अमाउंट पेएबल अंडर द क्लेम, मींस क्लेम के अंडर जितना अमाउंट पे किया जाएगा उसकी क्वांटिटी को जानना। तो देखिए इनमें से जो ऑप्शन ए, सी और डी हैं, ये तो सभी प्रोफेशनल सेटलमेंट ऑफ क्लेम की एक्टिविटीज के अंडर ही आ रही हैं। पर जो ऑप्शन बी है, मींस बदले की भावना से क्लेम लेना, तो ये जो है ये कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी को नहीं दर्शा रहा है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लेम्स असेस्ड आउटसाइड द कंट्री इन केस ऑफ ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसीज आर असेस्ड बाय। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मान लीजिए कोई क्लेम है वो कंट्री से बाहर आता है ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में, तो उसे कैसे असेस किया जाएगा, उसका आंकलन किसके द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शंस दी गई हैं इंडियन सर्वेयर्स, लोकल सर्वेयर्स इन द कंट्री ऑफ लॉस, इंश्योरर्स ओन एम्प्लॉयज एंड क्लेम्स सेटलिंग एजेंट नेम्ड इन द पॉलिसी। तो देखिए अगर जो क्लेम है वो देश के बाहर ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में आता है, तो उसके आंकलन के लिए, उसकी चेकिंग के लिए जिस एजेंट का नाम पॉलिसी में दिया गया है तो वही उसकी असेसमेंट करेगा। इसलिए ऑप्शन डी मीन्स क्लेम्स सेटलिंग एजेंट्स नेम्ड इन द पॉलिसी is the right answer of this question. अब है next question. In case of fire claim, a report from the fire brigade. Options दी गई हैं is not required, is optional for insured, is necessary, is a part of police report. अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई फायर क्लेम है और फायर ब्रिगेड के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है, क्या वो जरूरी नहीं है, वो ऑप्शनल है, वो ज़रूरी है, या फिर पुलिस रिपोर्ट का ही वो पार्ट होगी। तो देखिए फायर क्लेम में सबसे पहले हम जानते हैं कि कहीं अगर आग लग जाए तो वहाँ पर सबसे पहले, पुलिस से भी पहले कौन पहुँचता है, फायर ब्रिगेड। तो जो फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट है ना फायर क्लेम के केस में, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है। इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज arbitration is a claim settlement process done by dash। अब देखिए हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं arbitration के बारे में। ये एक क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस होता है जो किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शंस में से हमें चेक करना पड़ेगा। इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बाय द ग्रुप ऑफ सर्वेयर्स, बाय arbitrator chosen by the parties involved and arbitrarily by insurance companies employees। तो देखिए ऑप्शन दी गई हैं कि कोर्ट में कर दिया जाता है, या फिर सर्वेयर्स का ग्रुप है उसके द्वारा कर दी जाती है ये सेटलमेंट, या फिर आर्बिट्रेटर्स के द्वारा जिनको कि दोनों पार्टीज मीन्स इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों के द्वारा ही, दोनों की सहमति से चुना गया हो, या फिर आर्बिट्ररली किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनसे करवा लेंगे जी ये सेटलमेंट। तो देखिए आर्बिट्रेशन जो है ना ये क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस होता है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है
तो इसको किया जाता है आर्बिट्रेटर के द्वारा, और आर्बिट्रेटर भी वो होना चाहिए, मध्यस्थता करने वाला भी वो व्यक्ति होना चाहिए जो कि दोनों पार्टीज की सहमति से होता है। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एन इंश्योरर सेटल्स क्लेम प्रॉम्प्टली दिस विल रिजल्ट इन। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई इंश्योरर जो है, मींस इंश्योरेंस कंपनी जो है, वो क्लेम को बहुत जल्दी या इजी वे में सेटल कर देती है, तो इससे क्या फायदा होगा? ऑप्शंस हैं, इंश्योरर विल बी टेम्प्टेड फॉर मोर क्लेम्स, मींस इंश्योरर को और ज्यादा क्लेम आ जाएंगे। दिस विल बी बेस्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर द इंश्योरर, ये इंश्योरर की एक बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट होएगी। इंश्योरर विल बी इन लॉस, इंश्योरर जो है वो नुकसान में चला जाएगा। ओनली हैबिचुअल क्लेमेंट विल टेक द इंश्योरेंस, सिर्फ वही लोग इंश्योरेंस लेंगे जो हैबिचुअली क्लेमेंट है, मीन्स जिनको आदत ही पड़ी हुई है क्लेम लेने की, सिर्फ वही लोग जो हैं ऐसे केसेस में इंश्योरेंस लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का ना जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि अगर इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरर क्लेम बहुत इजी वे में, जल्दी वे में सेटल कर देती है बगैर इंश्योर्ड को परेशान किए हुए, तो ये जो है उस इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरर की एक बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट होती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है क्लेम प्रोसेसिंग के मामले में भी। क्योंकि देखिए जो क्लेम सेटलमेंट है ना, यही असली परीक्षा होती है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर थर्ड पार्टी क्लेम्स टू बी सेटल्ड थ्रू। अब देखिए जो मोटर थर्ड पार्टी क्लेम होते हैं वो किसके थ्रू सेटल किए जाते हैं? ऑप्शंस हैं, सिविल कोर्ट, इन हाउस कमेटी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल, सेशन कोर्ट्स। तो आपको बताना है, चलिए बताइए कि अगर मोटर थर्ड पार्टी क्लेम है तो वो किसके द्वारा सेटल किए जाएंगे? देखिए मोटर थर्ड पार्टी क्लेम जो है वो सेटल किए जाते हैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीमेशन ऑफ लॉस टू बी मेड। अब देखिए अगर नुकसान हुआ है उसके बाद ही हम क्लेम लेंगे ना, तो अब ये पूछ रहा है कि अगर नुकसान हुआ है तो जो उसका इंटीमेशन है ना वो कब करना होगा? ऑप्शंस में चेक करते हैं, एट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द लॉस, मीन्स जब लॉस हुआ है तभी, आफ्टर 15 डेज 15 दिन के बाद, एज सुन एज रीजनेबली पॉसिबल, जितने से जल्दी हो सके कर दीजिए, एनी टाइम आफ्टर लॉस, लॉस होने के कभी भी बाद आप कर सकते हैं। तो देखिए जो लॉस का इंटीमेशन है वो एज सुन एज पॉसिबल हमें इंश्योरेंस कंपनी को कर देना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इन हिट एंड रन केसेस क्लेम्स आर सेटल्ड फ्रॉम डैश। आपको बताना है कि जो हिट एंड रन केसेस रहते हैं जहां पर किसी ने किसी को हिट किया और उसके बाद चला गया तो पता ही नहीं चलता कि कौन किसको मार गया है, तो ऐसे केसेस जो होते हैं उन्हें हिट एंड रन केसेस कहते हैं। वहां पर जो क्लेम्स है ना वो कैसे सेटल किए जाते हैं? तो ऑप्शन दी गई हैं, सोलेशियम फंड, IRDAI's कॉन्टेंजेंसी फंड, इंश्योरिंग कंपनीज रिजर्व्स, और लास्ट ऑप्शन दी गई है मोटर थर्ड पार्टी पूल। देखिए हिट एंड रन केसेस में अगर तो इंश्योरेंस की गई है तब तो ऑब्वियस ही बात है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मुआवजा दे ही देती है। अगर नहीं है इंश्योरेंस तो ऐसे केसेस में सोलेशियम फंड हैं उनके द्वारा क्लेम्स दे दिए जाते हैं। देखिए सोलेशियम फंड क्या होते हैं, ये एक प्रकार के सांत्वना मुआवजा कह सकते हैं आप इसे। मीन्स अगर ऐसा केस हो जाता है, हिट एंड रन केस है जिसमें कि या तो व्यक्ति की डेथ हो जाए या फिर वो डिसेबल हो जाए, तो उसे या फिर उसके परिवार को सोलेशियम स्कीम 1989 के अंडर सांत्वना पूर्वक एक राशि दे दी जाती है जिसे कि सोलेशियम फंड कहा जाता है।
तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉस इज डन बाय हुम। आपको बताना है कि जो लॉस की इन्वेस्टिगेशन है वो किसके द्वारा की जाती है। तो ऑप्शंस हैं अनलाइसेंस्ड सर्वेयर, licensed and qualified surveyor, insured representative और any person with a degree of engineering। देखिए इसमें जो ऑप्शंस हैं, पहले तो कहा गया है कि कोई सर्वेयर है, लाइसेंस उसके पास है नहीं है। दूसरे में कहा गया है कि लाइसेंस भी होना चाहिए और क्वालिफाइड भी है सर्वेयर। फिर है इंश्योर्ड का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, मीन्स जो बीमित व्यक्ति है उसका ही कोई रिप्रेजेंटेटिव है, उसी से इन्वेस्टिगेशन करवा लो। और लास्ट ऑप्शन कह रही है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है उससे करवा लो जी आप इन्वेस्टिगेशन। तो देखिए अगर लॉस की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए लाइसेंस्ड और क्वालिफाइड सर्वेयर की आवश्यकता रहती है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर पर्सनल एक्सीडेंट क्लेम्स रिपोर्ट ऑफ डैश इज मैंडेटरी। देखिए जो पर्सनल एक्सीडेंट क्लेम्स रहते हैं उसमें किसकी रिपोर्ट की आवश्यकता है। तो ऑप्शंस हैं सर्वेयर, डॉक्टर, पुलिस और कोरोनर। तो देखिए पर्सनल एक्सीडेंट क्लेम है, जब एक्सीडेंट होएगा तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले बंदा जो है वो डॉक्टर के पास ही जाएगा, ना सर्वेयर के पास जाएगा, ना पुलिस के पास जाएगा, ना कोरोनर के पास जाएगा। तो ऐसे केस में किसकी रिपोर्ट जो है वो नेसेसरी रहेगी, डॉक्टर की। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑन द पेमेंट ऑफ लॉस सैल्वेज बिलोंग्स टू। देखिए जब लॉस की पेमेंट कर दी जाती है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, लॉस की पेमेंट इंश्योर्ड को कर दी, तो अब जो सैल्वेज है वो किसको बिलोंग करेगा, किसके पास जाएगा, वो किसका उस पर अधिकार होगा सैल्वेज पर। ऑप्शंस हैं सर्वेयर, इंश्योर्ड, इंश्योरर और लोकल अथॉरिटीज। तो देखिए जैसे अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, सैल्वेज पर अधिकार होगा इंश्योरर का, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंडिपेंडेंट सर्वेयर्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्लेम्स अबव डैश एज पर इंश्योरेंस एक्ट। देखिए जो इंडिपेंडेंट सर्वेयर्स है ना, उनकी आवश्यकता कब रहेगी, अगर क्लेम की वैल्यू कितने अमाउंट से ऊपर होगी इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से। मींस इंश्योरेंस एक्ट कहता है अगर क्लेम की वैल्यू इतने अमाउंट से अबव है तो इंडिपेंडेंट सर्वेयर की आवश्यकता होगी। तो देखिए अगर क्लेम की वैल्यू 20,000 रुपये से अबव है ना तो इंडिपेंडेंट सर्वेयर की आवश्यकता रहती है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पर आने वाले समय में इसकी जो लिमिट है ये 20,000 से ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि IRDAI ने ये इसका प्रपोजल दे दिया हुआ है। पर रिसेंटली अभी तक आप इसे 20,000 की वैल्यू पर ही याद रखेंगे, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन है, व्हाट इज TAT। ऑप्शंस हैं टाइम एंड टर्न, टाइम अ टाइम, टाइम एंड टाइड और टर्न अराउंड टाइम। तो जो भी इसका आपको सही आंसर लग रहा है वो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।